my dear students. Let's start the class. So before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it, and if you haven't joined the Telegram, then do it. The name of the Telegram is same, BPI Spoken. There I'll send you the vocabulary and the article that we are doing today. So the very first word of our today's class is stifling demand. स्टिफलिंग डिमांड ये कंप्लीट हम यूज कर रहे हैं. स्टिफल का जो है, ये इसका जो स्टिफल है ये वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच. और स्टिफल करना मतलब किसी चीज को होने से रोकना. सो टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, उसको होने से रोकना. अगर आप किसी को किसी भी काम को होने से रोक रहे हैं, या कोई इंसान है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसको बोलने से आप रोक रहे हैं, उसको आगे बढ़ने से आप रोक रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसका एक मतलब ये भी होता है स्टिफल का, किसी को दम घोट कर उसको मार देना. ठीक है. स्टिफल का दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है, किसी की दम घोट कर उसकी मृत्यु कर देना, उसकी हत्या कर देना. ठीक है. तो स्टिफलिंग डिमांड, डिमांड को आप फोर्सफुली आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, डिमांड को आप सप्रेस कर रहे हैं, आप डिमांड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेस कर रहे हैं. तो ये एक पूरा कंप्लीट अगर आ गया. स्टिफलिंग डिमांड मतलब डिमांड को जानबूझकर कम किया जा रहा है, उसको काम को जानबूझकर करने से रोका जा रहा है. ये डिमांड हो गया. डिमांड नाउन है, डिमांड की विशेषता बता रहा है. तो यहाँ पे जो ये स्टिफल वर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया. और आप जानते हैं जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ठीक है. तो सिनोनिम्स क्या हो गए, सफोकेट, सफोगेट. अच्छा, अगर आपको अपनी बातें बोलने से अगर आपको रोका जाए तो आपका दम घुटने लगेगा, ये तो इसका हो गया फिगरेटिव मीनिंग. बट सफोगेट का दूसरा मीनिंग हो गया किसी को दम घोट के मार देना, वो भी हो गया. चौक कर दिया उसको आपने, रिस्ट्रेन करना, रोकना. स्मोदर का मतलब ये होता है दम घोट के मारना, और सप्रेस करना मतलब उसको दबाना. जैसे वी शुड बी एंकरेजिंग न्यू आइडियाज नॉट स्टिफलिंग देम. तो ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा. तो वी शुड बी एंकरेजिंग न्यू आइडियाज, की जो नए आइडियाज है ना उसको लेकर हमें एंकरेज करना चाहिए, उनको लेके हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हमें उन्हें सप्रेस करना चाहिए, रोकना चाहिए. तो नए आइडियाज को सप्रेस करने की बजाय हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए. डन है. स्टिफल वर्ब है. स्टिफल का मतलब दो हो गए, किसी की दम घोट के उसकी हत्या करना, या फिर किसी काम को, किसी चीज को आगे बढ़ने से रोकना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिकेसी. एफिकेसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और एफिकेसी का मतलब हो जाता है उसकी प्रोडक्टिवनेस, मतलब उस काम का, अगर हम एफिकेसी ऑफ समथिंग बोल रहे हैं तो मतलब उस काम की जो है वो प्रोडक्टिवनेस कैसी है, उसका यूजफुलनेस कैसा है, वो जो डिजायर, जो रिजल्ट हमें चाहिए, जिस पर्पस से हम वो काम कर रहे हैं, क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है. जैसे ये क्लास जो है, ये क्लास अगर आपके मकसद को पूरा ही ना कर पाए तो इसकी एफिकेसी जो है वो अच्छी नहीं है. ये क्लास बिल्कुल भी यूजफुल अगर नहीं हो पा रही है, आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो रही, आप 6 महीने से लगातार मेरे से पढ़ रहे हैं बट आपको कोई भी सुधार नहीं दिख रहा है, अपनी चीजें आपको आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, तो फिर इसकी जो एफिकेसी है, जो इसका यूजफुलनेस है, जो इसकी प्रोडक्टिवनेस है, वो बेकार है, वो खराब है. ठीक है. सो एफिकेसी का द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट. तो हमें जो इंटेंड है, हमारा जो मकसद है, जिसकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं, उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को हम एफिकेसी कहते हैं. तो इफेक्टिवनेस हो गया, प्रोडक्टिवनेस हो गया, यूजफुलनेस हो गया, उसकी वैल्यू हो गई. जैसे द यूजफुलनेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड, कि ये जो ट्रीटमेंट है ये कितना यूजफुल है, ये चीज अभी तक प्रूव्ड नहीं हुई है, इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी प्रोडक्टिवनेस अभी तक प्रूव नहीं हुई है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्राइव. थ्राइव का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है. थ्राइव अगर किसी कंपनी को, बिजनेस को, आइडिया को थ्राइव कर रहा है, इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. जैसे फलना फूलना, आगे बढ़ना, जैसे ग्रो करना, डेवलप करना, या अपना वो कामयाब हो रहा है.
बिजनेस इज थ्राइविंग, दैट मीन्स द बिजनेस इज ग्रोइंग, बिजनेस आगे की तरफ तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइटल। वाइटल का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बताता है। तो वाइटल का मतलब होता है कोई चीज जो अत्यधिक आपकी इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। सो समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, ये हो गया। एक इसका दूसरा मीनिंग होता है, अगर हम किसी पर्सन को वाइटल कह रहे हैं तो या तो वो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वहां पे एनर्जेटिक का भी मीनिंग निकलता है ना। तो वो इंसान कैसा है, बहुत एनर्जेटिक भी हो सकता है। तो इसके दो मीनिंग आपको समझने हैं। वाइटल का मतलब कोई चीज जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं तो वो बहुत एनर्जेटिक है। सिनोनिम्स एसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड और प्रेसिंग का मतलब भी होता है कोई चीज जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक अ लैंग्वेज वेल। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट ही डायरेक्ट लगा दिया है, आप यहाँ पे वाइटल कर लीजिए कि प्रैक्टिस इज वाइटल इफ यू वांट टू स्पीक अ लैंग्वेज वेल। अगर आप किसी भाषा को अच्छे से बोलना चाहते हैं तो उसकी जो अभ्यास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यू हैव टू स्पीक इफ यू वांट टू स्पीक, एब्सोल्युटली। आपको बोलने के लिए पहले बोलना शुरू करना पड़ेगा, आपको हेजिटेशन से बाहर निकल के आना पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं ये सही गलत तो नहीं बोल रहा। इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन ट्राई टू स्पीक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली का मतलब होता है कोई चीज जो काफी ज्यादा मात्रा में हो, तो समथिंग दैट इज वेरी मच, ग्रेटली मीन्स अच्छे खासे अमाउंट में, इन टू अ लार्ज डिग्री, काफी हद तक। तो सब्सटेंशियली अगर वो जैसे टू अ लार्ज डिग्री है तो इसका मतलब अब इसके आगे आप लो या हाई अपने आप लगा सकते हैं। सब्सटेंशियली लो या सब्सटेंशियली हाई। सब्सटेंशियली लो मतलब काफी ज्यादा कम, सब्सटेंशियली हाई मतलब काफी ज्यादा, ठीक है। तो सब्सटेंशियली वेरी मच, सिग्निफिकेंटली, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लार्जली और मेनली। जो न्यू रूल्स हैं विल सब्सटेंशियली चेंज हाउ वी डू थिंग्स। तो जो नए रूल्स आए हैं ना वो काफी हद तक बदल देंगे जिस प्रकार से हम अभी काम करते हैं, उस हमारे काम करने के जो वे है उसको, जो नए रूल्स हैं वो काफी हद तक उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो सब्सटेंशियली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। द न्यू रूल्स, जो नए रूल्स हैं, विल सब्सटेंशियली चेंज, तो सब काफी हद तक क्या कर देंगे, बदल देंगे, काफी हद तक बदल देंगे। तो ये चेंज को मॉडिफाई कर रहा है। चेंज कितना होगा, काफी ज्यादा होगा, सिग्निफिकेंटली होगा, लार्जली होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएविटेबली। आपको याद होगा यही शब्द हमने अभी कुछ दिन पहले किया था, हमने तब उसका एडजेक्टिव फॉर्म किया था इनएविटेबल। इसका मतलब हो क्या, किसी ऐसी कोई चीज जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबली एडवर्ब हो गया। तो इन अ वे दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब ऐसा जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सिनोनिम्स एडवर्ब फॉर्म में ही लिखेंगे। सर्टेनली है वो चीज, डेफिनेटली है वो चीज, अनअवॉइडेबल है वो चीज और नेसेसरीली है वो चीज। जैसे अगर मान लो आप जानते हैं कि अगर ये दोनों लोग ना अगर कभी भी बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो इनकी जो आर्ग्यूमेंट है ना या इनका जो डिस्कशन है ना वो रोने धोने पे ही जाके अंत होता है। तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर्ग्यूमेंट्स और देयर डिस्कशन इनएविटेबली एंड इन टीयर्स, कि इनका जो आर्ग्यूमेंट है, इनका जो डिस्कशन है उसको रोका ही नहीं जा सकता। इसका अंत होगा कैसे, आंसुओं में। कोई ना कोई एक बंदा है जो रोते हुए यहाँ से जाएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रून, PRUNE। प्रून यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। प्रून का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, उसको कट ऑफ कर देना, उसको रिमूव कर देना। सो प्रून का मतलब टू रिड्यूस समथिंग बाय रिमूविंग थिंग्स। उसकी जो चीजें हैं उसको आपने क्या कर दिया है, रिमूव करके चीज को कम कर दिया है, उसको रिड्यूस कर दिया है। हाँ, जैसे पेड़ वगैरह होते हैं तो जो उसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं उसको प्रून कर देते हैं क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। तो आप इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपने आप से देख लीजिए। तो प्रून का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप समझिए, कट ऑफ कर देना, उसको रिड्यूस कर देना,
चॉप ऑफ कर दिया, जैसे जो अभी ट्रीज के बारे में बोला मैंने, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसको चॉप ऑफ कर देते हैं, है ना, उसको कम कर देते हैं, रिमूव कर देना, डिक्रीज या डिमिनिश। जैसे आई फेल्ट, मुझे लगा, क्या लगा, जो उसका ऐसे है ना, उसके ऐसे को किस चीज की जरूरत है, नीडेड अ लिटिल प्रूनिंग, उसके ऐसे को किस चीज की जरूरत है, थोड़ी सी कटाई छटाई की जरूरत है, मतलब उसमें से थोड़ा उसमें उसको कम कर देना चाहिए, जो भी उसका अननेसेसरी पार्ट है उसको रिमूव कर देना चाहिए। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क कि अभी तो हम प्रून जो है इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। नाउ यू टेल मी द पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस वर्ड, यहाँ पे जो ये प्रूनिंग है इसका क्या मतलब हुआ, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, चीजों को और बढ़ाना, उसमें इंक्रीज करना, बढ़ाना पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। ऑगमेंट का मतलब टू इंक्रीज द अमाउंट, किसी के अमाउंट को आप बढ़ा रहे हैं, वैल्यू साइज एटसेट्रा ऑफ समथिंग, तो किसी के भी अमाउंट वैल्यू साइज में बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना, उसको ऐड ऑन करना, उसको और बड़ा बनाना, ऐड करना, उसको एक्सपेंड करना, बिगर बनाना। जैसे ये जो रीजन है ना, ये जो क्षेत्र है ना, इसको जरूरत है, यहाँ पे नीड्स किसकी तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की। ये रीजन कैसा हो गया, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नीड्स यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूड का मतलब क्या हो गया, ये जो है ये किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और डेस्टिट्यूड का मतलब होता है जब हमारे पास में पैसे नहीं हो, या हमारे पास में जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी कमी हो, जैसे कि घर है, कपड़े हैं, खाना है, तो इन सब चीजों की भी अगर हमारे पास कमी है तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूट। सो विदाउट मनी, possessions और एनी ऑफ थिंग्स दैट इज नीडेड टू लिव, तो जीने के लिए जो बेसिक सहारा हमें चाहिए अगर उसकी भी हमारे पास कमी है तो वो क्या है, डेस्टिट्यूट है, वो बेसहारा है। ठीक है, जैसे पेनी लेस, पेनी का मतलब मनी हो गया और लेस मतलब ही, तो वो आपका क्या है, वो निर्धन, निर्धन बोलते हैं ना, जिसके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब होते हैं, इम्पोवरिश्ड है, डाउन एंड आउट है, नीडी है। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, बेसहारा, जिसके पास में बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। जैसे जो ये बाढ़ें हैं ना, द फ्लड्स लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, कि जो हजारों की मात्रा में लोगों को कैसा छोड़ दिया है, क्योंकि उनके घर चले गए, उनका खाना चला गया, उनकी जितनी भी जरूरत की सामान थी, अगर घर चला जाएगा उस इंसान का, चाहे वो झोपड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसी में तो उसके जीने के लिए सब कुछ है ना। तो जो बाढ़ थी उसने हजारों लोगों को क्या कर दिया है, बेसहारा कर दिया है, उनको वो पेनीलेस हैं, इम्पोवरिश्ड हैं, नीडी हैं, उनके पास में जो सर्वाइवल के लिए चीजें चाहिए वो भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल आप जानते हैं ना, डिस्पोजेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो जैसे डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह होते हैं ना, तो उन ग्लास को हम यूज करके थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बट डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है, हम उस इनकम को, यानी वो जो हमारी सैलरी है या जो हमारी इनकम है उसका वो पार्ट जो हमारे पास बचा है, कौन सा पार्ट, जब हमने टैक्स को पे कर दिया है और जो हमारी एसेंशियल्स हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनको फुलफिल करने के बाद में जो हमारे पास बचा हुआ अमाउंट है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। सो इनकम दैट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड फॉर थिंग्स दैट आर एसेंशियल सच एज फूड एंड हाउसिंग। सो डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम हो गई, जो हमारे पास में आप काइंड ऑफ ये सेविंग्स में आ गया है ना, वो इनकम जो टैक्स पे करने के बाद में और हमारे घर खर्च के, या जैसे आपका बच्चा है उसकी फीस है, जो भी बेसिक नेसेसिटी में आपको आता है, जो भी आपके एसेंशियल में आता है, उसको फुलफिल करने के बाद में जो अमाउंट रिमेनिंग है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। She had a large disposable income which she mostly spent on traveling. तो उसके पास में, है ना, तो उसके पास में जो काफी सारा पैसा उसके पास में बच जाता है, और जिस पैसे को वो खास किस चीज पे ज्यादातर इस्तेमाल करती है, अपनी यात्राओं पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो का मतलब होता है परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम, संकट।
द प्रॉब्लम्स दैट समबडी हैज, समस्याएं, और या फिर बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस, सैडनेस, मिजरी, प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रेस, ग्लूम, सफरिंग और डिफिकल्टी। द एक्टर हैज नॉट स्पोकन पब्लिकली अबाउट हर मैरिटल वोज। तो जो एक्टर है उसने पब्लिकली नहीं बात की किस चीज के बारे में, जो उसकी शादी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीजों को लेकर उसने पब्लिकली बात नहीं की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी सेट। बी सेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई परेशानी है, अगर आप आप उस चीज से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, या वो समस्या आपको बार बार हो रही है, या कोई चीज है जो आपको चारों तरफ से अटैक कर रही है, तो बीसेट मीन्स टू कॉज समवन और समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कोई ऐसी चीज जो बार बार समस्याओं से घिर रहा है, इंसान बार बार समस्याओं पैदा हो रही हैं, तो किसी को चारों तरफ से घेर लेना, जैसे परेशानियों से घिरे हुए होना, ठीक है, और अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स। तो किसी को हरेस करना, उसको अटैक करना, बिलीगर, सराउंड या इनसर्कल। इनसर्कल मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया है। करंटली जो हाल फिलहाल में जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, दे हैव मेनी रीजंस टू फील बीसेट। तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके पास में बहुत सारे रीजंस हैं क्या चीज महसूस करने के, कि वो समस्याओं से चारों ओर से घिरे हुए हैं, समस्याओं से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो आप डिसेट को वर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। सो करंटली जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ओनर्स। ओनर्स हैव मेनी रीजंस। ओनर्स के पास में बहुत सारे रीजंस हैं क्या चीज महसूस करने का, कि जैसे कि वो समस्याओं से चारों ओर से घिरे हुए हैं, समस्याएं उन्हें चारों ओर से अटैक कर रही है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, यानी तो सिंपल आप समझ गए, कमी। द कंडीशन ऑफ हैविंग वेरी लिटिल, वो चीज बहुत कम है, क्या वो चीज सफिशिएंट नहीं है जितनी वो होनी चाहिए। तो पॉसिटी मतलब चीज में क्या है, कमी है। सिनोनिम्स, स्कैरसिटी, डर्थ, शॉर्टेज, इनसफिशियंसी या लैक। अच्छा, एक और होता है वांट, इसका मतलब भी होती है कमी। तो आई वांटेड वर्ब के रूप में होता है चाहना, और अगर इसको नाउन के फॉर्म में देखें या फिर इवन वर्ब के रूप में भी इसका मतलब, वांट का मतलब वर्ब के रूप में भी इसका एक कमी के सेंस में आ जाता है, किसी चीज की कमी होना। जैसे शी वॉन्ट्स इन डिसिप्लिन, कि उसमें किस चीज की कमी है, शी लैक्स इन डिसिप्लिन। यहाँ पे वॉन्ट्स इन का मतलब क्या हो गया, उसमें डिसिप्लिन की कमी है। तो वांट का मतलब आपका क्या हो जाता है, कमी भी होता है और चाहना भी होता है। चाहना तो हम सबको पता है, वांट इट, आई वांट दैट, बट वांट का मतलब कमी भी होता है। शॉर्टेज, स्कैरसिटी, डर्थ, इनसफिशियंसी, डेफिशिएंसी, लैक। डन। वी हैड पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस केस। तो इस केस के संबंध में हमारे पास में इंफॉर्मेशन की क्या थी, कमी थी। जो ये केस है ना, क्यों क्लोज हो गया, इसका कारण क्या था, पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द केस हैज बीन क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो पॉसिटी, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन एंड द मीनिंग इज scarcity, dearth और shortage. The next word is contingency. कंटिजेंसी का मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन जो भविष्य में हो सकती है, यानी उसके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, और भविष्य में तो कोई भी चीज हो सकती है। तो वो क्या होगी, जैसे कंटिजेंसी फंड होता है ना, कंटिजेंसी फंड कौन सा होता है, हमने अपना पैसा, हम कुछ पैसा हम एक सेव करते जा रहे हैं ताकि अगर कोई रेनी डेज हो, रेनी डेज का मतलब जो इमरजेंसी के दिन हो, हम उसमें उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। तो कंटिजेंसी मतलब क्या हो गया, एक सिचुएशन या इवेंट जो भविष्य में हो सकता है। जैसे किसी को इलनेस हो सकती है, तो अगर हम अपना जो हम सैलरी है, जो इनकम है, अगर हम उसका 1/3 छोड़ दो, 10% ही अगर हम उसका हम कंटिजेंसी फंड में डालते रहें, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस समय पे हम सरवाइव कर सकते हैं। तो कंटिजेंसी मतलब ऐसे कोई भी चीज है उसके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, चांस है, इवेंचुअलिटी है, हो सकती है वो चीज, अनसर्टेनिटी है। यू मस्ट बी एबल टू डील विद ऑल पॉसिबल कंटिजेंसी।
तो डील विद मतलब किसी चीज को डील करना, निपटारा करना। तो यू मस्ट बी एबल, मतलब आप इस चीज को डील करने के लिए जो भी प्रॉब्लम पॉसिबल फ्यूचर में जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन सब चीजों को लेके आप निपटारा करने को लेके आप सफिशिएंट होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिलफरेज। पिलफरेज का मतलब क्या होता है? चोरी करने की आदत। बट अभी चोरी कैसे होती है? इसमें क्या होता है कि हम ना एक बार में थोड़ा थोड़ा सामान चोरी कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हम किसी की नोटिस में ना आए और हम रिपीटेडली ऐसी चोरी कर रहे हैं। सो द एक्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम वो चीजें चोरी करें। तो ये हो गया, आप स्टील कर रहे हो बट इन लेस क्वांटिटी सो दैट यू डिडंट कम इन एनीबॉडीज अटेंशन। ठीक है। लॉकेबल कैबिनेट्स, अगर वो कैबिनेट जो है, वो जो ड्रॉर है, अगर वो लॉक करने के लिए उनको लॉक किया जा सकता है, तो ये चीज क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट पिल्फरेज, है ना। तो अगर आप मान लो लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जनरली चोरीज तो नहीं होती है, बट अगर वो कैबिनेट जो आपको ड्रॉर दिया हुआ है और आप उसको लॉक करके आ सकते हैं, तो ये आपको क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है आपको चोरी से। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बुरी है, समथिंग दैट इज वेरी बैड, शॉकिंग और अनप्लेजेंट। तो हॉरिफिक है, बहुत बुरी है वो चीज, टेरिबल है, हॉरिबल है, डिस्गस्टिंग है, एट्रोशियस। ठीक है। तो प्रिजनर्स वर केप्ट इन द मोस्ट अपेलिंग कंडीशंस। तो जो प्रिजनर्स थे वो कैसी कंडीशंस में रखे गए थे? बहुत बुरी कंडीशंस में। कंडीशंस कैसी थी? बहुत अनप्लीजेंट थी, टेरिबल थी, डिस्गस्टिंग थी। नेक्स्ट है हमारा हेस्टिली। हेस्टिली का मतलब होता है किसी काम को जल्दबाजी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब। तो हेस्टिली का मतलब क्या हुआ? किसी काम को जल्दबाजी से। सो हरिडली हो गया, इन अ हरी। इन अ हरी ही हमेशा बोलते हैं, इन हरी नहीं होता है। तो इसको आप ना फ्रेज की तरह यूज करते हैं और इसमें आर्टिकल जो है वो ऑटोमेटिक है। इन हरी नहीं होगा, आई एम नॉट इन हरी ये नहीं बोलोगे, आई एम इन अ हरी। सो हरी के साथ में इन अ होता है, इन अ हरी। अच्छा, फास्ट जो है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। ठीक है। तो एडवर्ब के लिए आप फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं बनाएंगे, जैसे ही इज फास्ट। तो यहाँ पे जो फास्ट है ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे। ही कैसा है? फास्ट है। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एडजेक्टिव हो गया, बट हमने बोला जो ही है ना वो तेज दौड़ता है, तो ही रन्स फास्ट। यहाँ पे जो फास्ट है ये रन की विशेषता बता रहा है। रन वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बताने वाले एडवर्ब होते हैं। तो ये जो फास्ट हुआ, ये मान लो ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है, तो जो सेकंड सेंटेंस का फास्ट है ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है रन की। पहले सेंटेंस में ही इज फास्ट जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वो ही की क्वालिटी बता रहा है, ही कैसा है? फास्ट है, ही जो है वो तेज है। ठीक है ना। स्विफ्टली और रैपिडली। सम थॉट्स, कुछ लोगों ने सोचा जो गवर्नमेंट है उसने किस प्रकार से एक्ट किया? हेस्टिली, मतलब जल्दबाजी में। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपको वो पोर्शन के ऊपर में जरूरत थी अटेंशन पे करने की, बट आपने नहीं किया, जल्दबाजी में उस काम को आपने खत्म कर दिया। तो इसके साथ में हमने अपनी वोकैबुलरी कंप्लीट की। काफ़ी सारी वोकैब थी, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और आप रेगुलर रहिए तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग डेली वोकैबुलरी अपने हाथ से लिखते हैं। जब मैं ये वोकैबुलरी लिखने का टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो फिर आपको ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि आपको लगेगा कि इतनी सारी वोकैब कौन लिखेगा, है ना। रील्स देखने में 1 घंटा खर्च कब हो जाता है पता नहीं चलता, बट ये वोकैब लिखने में आपको अगर 1.5 घंटा लग गया तो आपको सारा टाइम काउंट करोगे। तो ये हैबिट नहीं रखनी है। ठीक है। वोकैब को अपने हाथ से लिखना है, क्योंकि हाथ से लिखोगे ना तो आपको याद करने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, और उसके साथ में स्पेलिंग्स की भी जो मिस्टेक है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। डन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। सो आर्टिकल क्या है? स्टिफलिंग डिमांड, कि डिमांड को क्या किया जा रहा है? प्रिवेंट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, MG Narek should not be let down by funding issues and wage delays। जो आपके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको लेट डाउन नहीं करना चाहिए, उसको
डिसअपॉइंट करना, लेट डाउन करना, मतलब किसी को डिसअपॉइंटमेंट करना। बट यहाँ पे लेट डाउन से मतलब यही हो गया कि जो वो स्कीम का जो पर्पस था उसको लेट डाउन नहीं करना चाहिए। किस वजह से? फंडिंग की इश्यूज से और वेजेस में जो डिले हो रहा है उन चीज़ों की वजह से जो आपकी एमजी नेरेक्स है उसको लेट डाउन नहीं करना चाहिए। उस जो जिस पर्पस से इसको बनाया गया था उस पर्पस को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। The efficacy of a welfare program is directly proportional to the enthusiasm of the government implementing it. Efficacy, अगर किसी चीज की जो प्रोडक्टिवनेस है, जो उसकी यूजफुलनेस है, अगर किसी वेलफेयर का मतलब होता है जो लोगों के हित में किया जा रहा है, वेलफेयर प्रोग्राम की वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो एंथुजियाज्म, वो जोश, वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से जो गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको लागू करना, ठीक है। तो अगर कोई वेलफेयर प्रोग्राम है उसके यूजफुलनेस, उसकी प्रोडक्टिविटी को आप कैसे नाप सकते? आप वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जिस तरीके से गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। Mahatma Gandhi National Rural Development Guarantee Scheme will soon be completing 20 years of its implementation. जो आपकी मनरेग्स है वो जल्द ही अपने 20 साल कंप्लीट कर लेगी, है ना। विल सून बी कंप्लीटिंग, विल सून बी कंप्लीटिंग, सून जो है देखो, विल सून ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब, बी यहाँ पे ये किस में आ गया है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। विल के बाद में बेस फॉर्म आता है और उसके बाद में कंप्लीट कर लेगी, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ गया, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो मनरेग्स विल सून बी कंप्लीटिंग 20 years of its implementation. The fact that it has not only survived but also thrived under two regimes across multiple terms suggests its utility and popularity among the rural poor. यहाँ तक देखते हैं। फैक्ट का सब्जेक्ट कौन है? ये तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ, है ना। यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये दूसरा, मान ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब हो गई, इसी वर्ब का ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे है और थर्ड फॉर्म यहाँ पे है। इट हैज नॉट ओनली सर्वाइव, इसने ना ही सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि ग्रो भी किया है दो रिजिम्स में, दो एरा रहे हैं, दो गवर्नमेंट यहाँ से जा चुकी हैं, अब की कांग्रेस और अभी बीजेपी का एरा चल रहा है। हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट ऑल्सो थ्राइव्ड अंडर टू रिजिम्स अक्रॉस मल्टीपल टर्म्स, है ना। तो 20 साल का मतलब कितना हो गया? एक गवर्नमेंट का पीरियड 5 साल का होता है, तो चार आपके टर्म्स बीत चुके हैं, मतलब बीतने वाले हैं। सो अब ये क्या बोल रहा है? अब हमने यहाँ पे देखा इट सब्जेक्ट है, इसके लिए दो वर्ब आ गई मेन में, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस। तो अब नॉट ओनली के बाद V3 आया है तो वट ऑल्सो के बाद भी V3 आया है, क्योंकि हमने पढ़ा था नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, ये पैरेललिज्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी हमने वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अंडर ये प्रपोजिशन हो गया, ये टू रिजिम्स अक्रॉस मल्टीपल, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, टू रिजिम्स अक्रॉस के बाद में ये मल्टीपल टर्म्स इसका ऑब्जेक्ट हुआ। इस फैक्ट का सब्जेक्ट जो फैक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये है। जो फैक्ट है वो क्या सजेस्ट करते हैं? इसकी यूटिलिटी को लेके, इसकी यूजफुलनेस को लेके एंड इसकी पॉपुलैरिटी को लेके अमंग रूरल पुअर। दो यद्यपि अंडर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट के उसमें जो स्कीम है उसने क्या चीज प्राप्त कर ली? एक्वायर्ड करना, मतलब किसी चीज को प्राप्त कर लेना। क्या एक्वायर्ड किया है इसने? स्टेटस ऑफ बीइंग एन अनवांटेड नेसेसिटी आफ्टर बीइंग सीन इनिशियली एज समवन एल्सेस बेबी। लेकिन जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो रिजिम है, जो उसका एरिया है, जो आपका एरा है, उसमें इसने किस चीज का स्टेटस एक्वायर्ड कर लिया? एक्वायर करना मीन्स अचीव कर लिया है, ले लिया है कि ये एक अनवांटेड नेसेसिटी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसको कैसे देखा जा रहा था कि ये किसी और का बच्चा है, मतलब ये किसी और का काम है, इसीलिए एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे इसको अननेसेसिटी की तरह मान लिया गया। बट एज द कोविड-19 पैंडेमिक शोड, जो मनरेग्स है वॉज अ नेसेसिटी एंड वाइटल इन टर्म्स ऑफ द सस्टेनेंस
It provided to both rural workers and migrant labor returning to their rural homes after the lockdowns were announced. लेकिन कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसमें इसने अपनी यूजफुलनेस को शो कर दिया कि जो मनरेग्स हैं वो एक ज़रूरत है, नेसेसिटी है, वो अनवांटेड नहीं है और वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। किन चीज़ों के टर्म्स में? सस्टेनेंस को लेके। सस्टेनेंस मतलब जो हमारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, सर्वाइवल जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसने प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया है? दोनों, बोथ। कौन से बोथ हैं? रूरल वर्कर्स के लिए हो या माइग्रेंट वर्कर हो जो अपने घर वापस आ गए जब लॉकडाउन अनाउंस्ड हो गए थे। तो अंडर एनडीए की गवर्नमेंट में इसको स्टेटस मिल गया था कि ये उतनी यूजफुल नहीं है, अनवांटेड हो गई है क्योंकि ये किसी और का काम है, तो एनडीए इसको सही से नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो मनरेग्स है उसने अपनी नेसेसिटी को, अपनी इम्पोर्टेंस को शो कर दिया कि ये जरूरी है एक सस्टेनेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। किसका सर्वाइवल? वो रूरल वर्कर्स या माइग्रेंट लेबरर जो अपने कोविड अनाउंस होने के बाद में घर वापस आ गए थे, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए। एंड इट इज फेयर to say that it is now seen as unwanted as allocations in percentage terms of consecutive budget have reduced substantially since the pandemic. लेकिन अब ये बोलना सही है, अब ये बोलना फेयर है ऐसा कि ये अब जो ये आपकी मनरेग्स है वो कैसी हो गई है? अनवांटेड हो गई है, क्योंकि जितना उसको पैसा देना चाहिए, जो एलोकेशंस मतलब जितना उसको अमाउंट एलोकेट करना चाहिए, है ना, जो आपके कंसेक्यूटिव बजट्स आ रहे हैं, लगातार जो बजट्स आ रहे हैं उसमें जो एलोकेशन है उसकी जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो गई है सब्सटेंशियली, मींस इन अ गुड अमाउंट, जब से आपका पैंडेमिक हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट है वो सही से फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो इसीलिए अब ये बोलना बिल्कुल सही है कि इसको एक अनवांटेड का टैग देना। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें 3.2% का इसमें एलोकेशन हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21 में, वहां से लेके यहाँ तक 1.78% का एलोकेशन फाइनेंशियल ईयर 25 में रहा। बिसाइड्स, इन सब के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्कीम इज डिमांड ड्रिवन, ये जो स्कीम है ये डिमांड ड्रिवन है, लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में इसकी डिमांड है, काम की उनको जरूरत है, inevitably leading to the allocation of additional funds beyond the budgeted expenditure। क्योंकि ये जो आपकी जो स्कीम है ये डिमांड ड्रिवन है, इसकी वजह से इसको एडिशनल फंड देना पड़ रहा है, जितना गवर्नमेंट ने उसको बजट बनाते समय जो एक्सपेंडिचर उसमें दिया था उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा अमाउंट एलोकेट करना पड़ रहा है। No extra allocation for MNREGs has been made this financial year, even as wages have been delayed, and due to this, demand also suppressed artificially। मतलब ये डिमांड ड्रिवन है, जितना आप इसमें पैसा लगाते हैं, पैसा आप इसमें एलोकेट करते हैं कि इतना अमाउंट इसमें खर्च होगा, उसके एक्स्ट्रा भी पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने कोई भी एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं किया। ठीक है, फाइनेंशियल इवन है, जबकि इसकी जो वेजेस हैं, जो लोगों की पेमेंट है, जो सैलरी है, जो उनको पैसा देना है, वो भी डिले हो रहा है, और जिसकी वजह से डिमांड ऑटोमेटिकली फिर वहां पे क्या हो रही है? सप्रेस हो रही है। रिपोर्टेडली अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो शॉर्ट है, उसमें कमी है। किस चीज की उनको कमी है? 4,315 करोड़ के अमाउंट की उनको कमी है। वो इतने पैसों में उनको कमी हो रखी है वेजेस पे करने को लेके, और जो सेंटर है उसकी जिम्मेदारी है लायबिलिटी। हमने पहले पढ़ा था, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। सेंटर के पास किस चीज की जिम्मेदारी है? 5,715 करोड़ रुपीस को खर्च करने की। किस चीज को लेके? अगेंस्ट इट शेयर्स फॉर मटेरियल कॉम्पोनेंट ऑफ द वर्क्स टू बी डन अंडर द स्कीम। तो ऐसा तो है नहीं कि आप काम जो आप करवाओगे तो उसके लिए आपको जो काम कर रहे हैं उनको पैसा देना है।
बट जो काम हो रहा है उसमें जो मटेरियल्स, जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो भी तो खरीदना है ना। तो सरकार के पास में क्या लाइबिलिटी है कि उनको 5715 करोड़ रुपीस के कंपोनेंट्स को खरीदने की, वो सामान को खरीदने की उनके पास लाइबिलिटी है वो काम को करवाने के लिए। देयर आर अदर इश्यूज, और भी इश्यूज हैं मनरेगा के साथ में इम्प्लीमेंटेशन। देयर रिक्वायर अटेंशन, जो चीज़ें जिनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे द नीड टू एडजस्ट वेजेस टू इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उसके अकॉर्डिंग लोगों के पेमेंट को बढ़ाने को, उसको एडजस्ट करने को लेके ये भी एक चीज़ है जिसको लोगों मतलब गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरा क्या इशू है, इशू कंसर्निंग द सीडिंग ऑफ जॉब कार्ड्स विद द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। सीडिंग द जॉब कार्ड का मतलब होता है जो उनका आधार कार्ड का जो नंबर है उससे उनके जॉब कार्ड को लिंक करना, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट होगा। इसके लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि हर एक वर्कर के जॉब कार्ड को उसके आधार कार्ड से लिंक करना, ये भी एक बड़ा आपका काम हो जाता है। बट द कोर, जो कोर का मतलब मेन, जो मेन प्रॉब्लम क्या है स्कीम की, वो किस चीज में है, द एडिक्वेसी ऑफ द एलोकेशन मेड फॉर इट बाय सेंटर। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो इस स्कीम की मेन प्रॉब्लम क्या है, जो सरकार के द्वारा, जो सेंटर के द्वारा जो पैसे, जो फंड जो वो दिए जा रहे हैं उसकी एडिक्वेसी, उसकी कमी रहना। ठीक है। बाय प्रूनिंग, यहाँ पे बाय प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये एक आपका नाउन हो गया, बट नाउन नहीं, ये जेरेंड है और जेरेंड आपका नाउन का ही फंक्शन करता है। प्रून करना मतलब कम करना, कट करना। तो जो ये फंड्स को कट किया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट इज अंडर सर्व्ड। तो जो ये जो स्कीम है, जो इसकी जो पर्पस है वो क्या हो रहा है, अंडर सर्व्ड हो रहा है। एंड इट इज अनफेयर टू रूरल वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री हु हैव यूज्ड द स्कीम टू ऑगमेंट देयर इनकम्स। और ये गलत है, अनफेयर है वो रूरल वर्कर्स के लिए, पूरी कंट्री के, जिन्होंने इस स्कीम को इस्तेमाल किया है अपनी थोड़ी और इनकम को बढ़ाने में। ऑगमेंट करना मतलब उस चीज़ को ऐड ऑन करना, उसको इंक्रीज करना। स्पेशली खास करके कौन से टाइम पे, जो एग्रीकल्चर ऑफ सीजन है, जहाँ पे एग्रीकल्चर उस समय पे नहीं हो रही होती है, खेती नहीं हो रही है। There has been much academic study detailing the fruits of the scheme. तो इस स्कीम को लेके बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी हुई हैं। देयर हैज़ बीन मच एकेडमिक स्टडीज, मतलब बहुत डिटेल में इसकी यूजफुलनेस को लेके, इसकी एफिकेसी को लेके हुई है ना। फ्रॉम हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट टू क्रिएटिंग विलेज एसेट्स सच एज इरीगेशन कैनाल्स, रूरल रोड, वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज़। तो ये जो आपकी जो स्कीम है इसने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, जिनके पास में नहीं है जॉब या पैसा, उनकी मदद करने से लेके जो गवर्नमेंट, जो आपके विलेज के एसेट्स हैं, एसेट्स कौन होते हैं, जो हमारी जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी सामान है, जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, उनको क्रिएट करने में, जैसे कि चाहे आपके इरिगेशन कैनाल्स हो गए, रोड हो गए, वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज हो गई। अब ये जो डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज है, जैसे कि ये जो स्कीम है, ये ऑल्सो पुट डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड ऑफ द विलेज पुअर एंड हेल्प्स द रूरल इकोनॉमी। अब जो इस तरीके की जो ये स्कीम्स होती हैं, ये और किस चीज़ में हेल्प करती हैं, डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट करने में, मतलब थोड़ा और ऐसा एक्स्ट्रा पैसा क्रिएट करने में, जो आपके गांव के गरीब लोग हैं, और इसके साथ साथ में ये जो गांव की इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें मनरेगा की कंट्री में, अभी भी वो क्या कर रही है, फेसिंग रूरल पॉवर्टी नीड्स टू नो एलोब्रेशन। मतलब अगर हम मनरेगा की इम्पोर्टेंस की बात करें, ठीक है, फेसिंग रूरल पॉवर्टी की मतलब वो किस प्रकार लोगों की जो गरीबी है उसमें वो उनकी हेल्प कर रही है, उनको सस्टेन करने में, ग्रो करने में। इस चीज को लेके किसी भी एलोबरेशन की, किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एलोबोरेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन।
यूनियन गवर्नमेंट को क्या चेंज करना चाहिए, जो उनका एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब जो उनका नज़रिया है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका दृष्टिकोण है मनरेग्स को लेके, वो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर सारा इंफॉर्मेटिव था ही, बट जो नीचे की लाइन्स हैं ये सजेस्टिव आपकी टोन हो रही है। जो ऑथर हैं वो सजेशन दे रहे हैं कि जो सेंटर है उसको क्या करना चाहिए, वो सजेशन है। आपके सब्सटेंशियल एलोकेशन होने चाहिए। सब्सटेंशियल मीन्स गुड अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में। जो यूनियन बजट है उसमें आपके मनरेग्स के लिए, उसके लिए सही पैसा वहाँ पे एलोकेट होना चाहिए। दैट इज ट्रू टू द डिमांड फॉर द स्कीम। जो इस स्कीम की डिमांड के लिए रियली में इफेक्टिव हो, उतना पैसा वहाँ पे एलोकेट करना चाहिए। एंड दैट वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट। और ये जो है ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट, एक बहुत अच्छा मूव गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। तो लास्ट में जो आपके ऑथर हैं वो क्या दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो इस लास्ट में जो हमारे एडिटोरियल है, इसकी जो टोन है वो कैसी हो गई है, सजेस्टिव हो गई है। इज इट डन? एक और है, छोटा सा है बट उसकी वोकैबुलरी बहुत सही थी, तो उसको भी कवर करते हैं। वोज ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर मैनी। वोज का मतलब क्या था, प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, प्रॉब्लम्स आर मैनी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखें, न्यू दिल्ली जैन 29, ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये जैन 30 1975 का कोई आर्टिकल इसमें लिखा है, फ्रॉम द आर्काइव्स से है ये। द मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं कंट्री के, वो किस में है, बैड स्टेट में है। हॉस्पिटल्स आर इन बैड स्टेट, बहुत बुरी हालत में है। beset with problems like overcrowding, shortage of staff and drugs, and paucity of funds, according to UNI survey. तो जो ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमारी ऑल ओवर कंट्री के जो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो किस स्टेट में हैं, बहुत बुरी अवस्था में हैं। और बी सेट विद प्रॉब्लम्स, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, जैसे कि चाहे हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग हो, स्टाफ की कमी हो, ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन है उसकी कमी हो, पॉसिटी ऑफ फंड पैसों की कमी हो, अगर हम यूएनआई सर्वे के हिसाब से देखें। इन सैनिटरी कंडीशंस, कंडीशंस कैसी हैं, इन सैनिटरी का मतलब क्या होता है, आपकी हाइजीन, अनहाइजीनिक होना। इन सैनिटरी का मतलब अनहाइजीनिक। ठीक है, कंडीशंस कैसी हैं, बहुत डर्टी हैं, गंदी हैं। प्रीमेच्योर डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स, मैच्योर होने से पहले ही, मतलब पेशेंट के ठीक होने से पहले ही उनको डिस्चार्ज कर देना। हैवी स्ट्रेन ऑन द स्टाफ, जो क्योंकि लिमिटेड स्टाफ है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो स्टाफ के ऊपर में क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और स्कैंटी अटेंशन टू पेशेंट्स आर सम ऑफ द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर क्राउडिंग। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो जो आपकी जो कंडीशन है वो भी इनसैनिटरी है। क्योंकि और पेशेंट्स को मतलब एडमिट करने के लिए पेशेंट्स को उनके सही होने से पहले ही उनको डिस्चार्ज कर देना, स्टाफ के ऊपर में एक्स्ट्रा प्रेशर होना, और जिन पेशेंट्स को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है उनको कम अटेंशन देना, ये कुछ ऑब्वियस यानी क्लियर रिजल्ट्स हैं ओवर क्राउडिंग के। सम हॉस्पिटल्स हैव टू कोप विद मीन्स डील विद। सम हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स को तो डील करना पड़ता है डबल द नंबर ऑफ पेशेंट्स दे आर इक्विप्ड फॉर। मतलब अगर उनको है कि उनके पास में 100 पेशेंट्स को डील करने की, मान लो स्टाफ है, मेडिसिन है, कैपेसिटी है, बट वो कितनों को डील कर रहे हैं, 200 को। ठीक है, तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनको तो डबल द नंबर ऑफ पेशेंट्स, जितना वो इक्विप्ड हैं, जितना वो कर सकते हैं, उससे डबल नंबर ऑफ पेशेंट्स को उनको डील करना पड़ रहा है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, दैट इवन सीरियस केसेस आर एट टाइम्स ट्रीटेड एज आउट पेशेंट्स, कि इवन जो सीरियस केसेस हैं उनको भी कैसे हम ट्रीट कर दे रहे हैं, आउट पेशेंट्स की तरह। मतलब उनको आप क्लियर अटेंशन नहीं मिल पा रही है।
बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं डू नॉट हैव स्टैंड बाय जनरेटर टू मीट द कंटिजेंसी ऑफ पावर ब्रेकडाउन वाइल ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। अब आप यहाँ से इसकी सीरियसनेस को समझिए कि ऐसे भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें इवन जनरेटर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, ताकि अगर इन केस में अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी ब्रेकडाउन हो जाए, पावर ब्रेकडाउन हो जाए, इवन जब ऑपरेशंस चल रहे हैं उस समय पे भी अगर पावर चली जाती है तो उस ऑपरेशन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आपके स्टैंड बाय जनरेटर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अब एक ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या है लाइट का, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोमैक्स है। अच्छा, ये चीज़ तो हमारी क्लास से रिलेट करती है, जरा जो क्लास वाले बच्चे हैं वो थोड़ा बताना क्या है यहाँ पे, क्या कुछ याद आ रहा है आपको। सो ओनली ऑल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास क्या बचता था, है ना, फंड्स की कमी, लैक ऑफ फंड्स इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ ड्रग्स बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई। कि जो पैसे हैं सिर्फ उसी की कमी सिर्फ एक ऐसा कारण नहीं है कि जो ड्रग्स की कमी हो रही है, तो मतलब पैसों की कमी ही सिर्फ एक कारण नहीं है, है ना। और क्या कारण है, पिल्फरेज, पिल्फरेज मतलब चोरी करना, मैनेजरल इनएफिशिएंसी आर ऑल्सो अमंग द रीजन। तो सिर्फ पैसा कम होना इसकी वजह से ही मेडिसिन में प्रॉब्लम या हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। जैसे मेडिसिन को चोरी करके ले जाना, है ना, आप पब्लिक क्लिनिक की बजाय आप प्राइवेट क्लिनिक में जाके बेच रहे हैं उन मेडिसिन को, जो आपकी मैनेजरल इनएफिशिएंसी है, ये भी कुछ कारण है प्रॉब्लम्स के। जो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इंक्रीज तो किया है उनका एलोकेशन हेल्थ केयर में अभी हाल फिलहाल के साल में, लेकिन वो एडिक्वेटली इनफ नहीं है एब्जॉर्ब द राइज इन द प्राइस ऑफ ड्रग्स एंड इक्विपमेंट। लेकिन जितनी जो आपकी मेडिसिन हैं उनकी जो पैसा इंक्रीज हो गया है, जो इक्विपमेंट हैं, जो औजार जो चाहिए होते हैं उनके पैसे जो इंक्रीज हो गए हैं, उसके लिए वो सफिशेंट नहीं है। कंडीशंस जो हैं रूरल और स्मॉल टाउन हॉस्पिटल्स में इन स्टेट्स लाइक बिहार आर अपैलिंग। तो अगर हम रूरल और स्मॉल टाउन हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को देखें वो तो बहुत बुरी है, हॉरिबल है, टेरिबल है। द फॉलोइंग आर ब्रीफ रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सेंटर। ब्रीफ मतलब एक छोटी रिपोर्ट है। जैसे बॉम्बे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन महाराष्ट्र हैव अ टोटल ऑफ अबाउट 30,500 बेड्स विच हेल्थ अथॉरिटीज एडमिट इज इनएडिक्वेट। तो अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें जिसमें टोटल अराउंड 30,500 बेड्स हैं, जो आपकी हेल्थ अथॉरिटीज हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि हाँ ये चीज़ कम है, बेड्स की कमी है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स क्या बोलते हैं, ओवर क्राउडिंग 10% है, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज क्या बोलती हैं कि जो ओवर क्राउडिंग है वो 30% है। डॉक्टर इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी के डॉक्टर हैं जे ग्रुप के ऑफ हॉस्पिटल्स के, उन्होंने क्या बोला है कि पेशेंट्स वर समटाइम्स hastily discharged to make room for others and an average of about 50 cases meriting this admission are turned back daily। तो डॉक्टर हैं ये आपके जे ग्रुप्स के, उन्होंने क्या बोला है कि कभी कभार पेशेंट्स को जल्दबाजी में ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, प्रीमेच्योर ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि अदर पेशेंट्स के लिए भी हमें रूम क्रिएट करना है। और अगर हम एवरेज देखें तो 50 ऐसे केसेस हैं जिनको डेली बेसिस पे वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास में चीज़ों की क्या है, शॉर्टेज है, पॉसिटी है, डर्थ है, इनसफिशिएंसी है, इनएडिक्वेसी है। तो ये हमने किया। आर्टिकल स्मॉल था बट एक अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था और इसमें वोकैब बहुत सारी थी, तो इसीलिए आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द क्लास देन प्लीज़, अगर अभी तक सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, डू इट राइट नाउ एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।